नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो हमारे अंग्रेज थे, डच थे और पुर्तगाल थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे। वही क्रम जारी रहेगा जो हमने पुर्तगाल के समय आपको बताया था। पहले पुर्तगाल, फिर डच और फिर अंग्रेज और उसके बाद डेन और फ्रेंच। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे डेन और फ्रेंचों के बारे में। देखिए, डेन जो है, डेन का जो टॉपिक है, जो डेन के बारे में जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं, वो इतनी जरूरी नहीं है। बस डेन से एक ही प्रश्न आता है कि जो तमिलनाडु है, क्या है, जो तमिलनाडु है और इसमें जगह पड़ती है त्रिंकोबार। क्या जगह पड़ती है? त्रिंकोबार। बस इसका लिए यही इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि तमिलनाडु में जगह पड़ती है त्रिंकोबार, या कह सकते हैं कि त्रिंकोबार जो है वो तमिलनाडु का ही पुराना नाम है। तो इसकी स्थापना 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो 1620 ईस्वी में त्रिंकोबार तमिलनाडु में जगह पड़ती है, इसकी स्थापना हुई थी। सिर्फ इससे डेनों से सिर्फ यही एक ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आता है, जो आया है या जो आएगा, जो आने की संभावना है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बारे में जो लुसेंट में, जो एनसीईआरटी में आप जो भी प्रकाशन पढ़ेंगे, इनके बारे में आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो देखने को क्या मिलता है, जो हम आज बात करेंगे फ्रेंचों की, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंच है उनसे अगर कुछ आधुनिक इतिहास से प्रीवियस ईयर के पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आता है, आधुनिक इतिहास से संबंधित आता है, तो फ्रेंचों से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज बात करेंगे हम फ्रेंचों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1664 ईस्वी में, वर्ष 1664 ईस्वी में जो लुई 14, क्या नाम थे? लुई 14, सही है। ये एक महान शासक थे, महान शासक थे। और जो वहां के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था? महान प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था कोलबर्ट। लुई 14 ने 1664 ईस्वी में प्रधानमंत्री कोलबर्ट के नेतृत्व में भारत में फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप इसका अगर दूसरा नाम देखने को मिलेगा, या बहुत सी किताबों में ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मिलता है, या दूसरी किताबों में इसका नाम मिलता है, तो उसका नाम है देशा हिंदेशा। इसके पहले आप ईस्ट भी लगा सकते हैं, कई किताबों में लिखा हुआ मिलता है ईस्ट, देशा, हिंदेशा, ओरिएंटलेस, ओरिएंटलेस, क्या नाम है? ओरिएंटलेस। देशा, इंदेशा, ओरिएंटलेस या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फ्रेंचों ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित की थी। देखिए, आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत अंग्रेजों ने भी की थी। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है, बात चल रही है हमारी 1664 ईस्वी में। कब की? 1664 ईस्वी में फ्रेंचों ने अपनी फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की थी। लेकिन अंग्रेजों ने कब की थी? वो की थी हमारी 1600 ईस्वी में, सही है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है कि जो फ्रेंच शक्तियां हैं, जो फ्रेंच शक्तियां, देखो कोई भी विदेशी व्यापारी, कोई भी विदेशी नागरिक जब भारत आता है, अपने अधिकार स्थापित करता है, शक्तियां स्थापित करता है, कंपनी स्थापित करता है, तो जो शक्ति का संचालक होता है, शक्ति का संचालक होता है। तो जो फ्रेंच शक्ति का संस्थापक था, फ्रेंचों की शक्ति का संस्थापक, उनका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। डुप्ले को फ्रेंच शक्ति का संस्थापक भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो इनकी कंपनियां थी, इनके जो स्थापित होने के वर्ष थे, कौन कौन से स्थापित उन्होंने खोली, कहां कहां पर कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया, कितने साल तक कहां पर कौन सी कंपनी रही। तो हम प्रथम कंपनी की बात करें, प्रथम कंपनी की बात करें तो इन्होंने प्रथम कंपनी 1664 ईस्वी में कहां पर शुरू की थी? ये की थी सूरत में, सही है।
मैं आपको बता दूं कि सूरत में ही अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी, और फ्रेंचों ने 1664 ईस्वी में सूरत में अपनी फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। और मैं आपको बताऊं कि जो अन्य बस्तियां थी, या बस्ती या कंपनी दोनों एक ही के लिए उपयोग हुआ है, बस्ती या कंपनी, तो इनके अपने अपने नाम है। जैसे मछलीपट्टनम है, जो अन्य स्थान थे जहां पर इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, मछलीपट्टनम है, पुदुचेरी है, ठीक है। ऐसे ही और भी कई अन्य स्थान है जहां पर इन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की थी। और आपको जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, वो ये है कि तमिलनाडु में जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा करने वाली शक्ति कौन सी थी? पुदुचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा करने वाली शक्ति कौन सी? तो मैं आपको बता दूं, वो थी पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली में देखो, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुर्तगाली सर्वप्रथम गुजरात में कालीकट पर आए थे, उसके बाद उन्होंने गोवा पर अपना कब्जा किया था, लेकिन सबसे पहले जो तमिलनाडु पर कब्जा किया था वो किया था पुर्तगालियों ने, सही है। और हम आपको बातें करते हैं आगे आंग्ल फ्रेंच युद्ध। और जो ये आंग्ल फ्रेंच युद्ध थे, ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर अपने पीछे के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पिछले साल के जो पेपर आए हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, तो आपको जब देखने को मिलेंगे, तो अगर इन युद्धों से अगर कोई क्वेश्चन मिलता है, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इन तीनों युद्धों से मिल जाएगा। यहाँ पर कितने युद्ध हुए थे? 3 हुए थे, सही है। तो इन युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? सही है, किन नाम से जाना जाता है? तो हम बात करेंगे पहला प्रथम कर्नाटिक या कर्नाटक, प्रथम कर्नाटक या कर्नाटक युद्ध। अब बात आती है कि ये हुआ कब था? तो ये हुआ था हमारा 1746 से 1748 तक, ठीक है। जो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि यदि किसी युद्ध के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस युद्ध की तिथि क्या थी, उस युद्ध की सन क्या थी, उस युद्ध में क्या हुआ, कौन विजयी हुआ, ये महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो होती है वो किस सन में हुआ था। तो मैं आपको बताऊं कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसकी क्या वजह थी और कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया, तो हम बात करते हैं कि आपने एक देश का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिया, सॉरी क्या नाम था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की आपको राजधानी का नाम पता होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। क्या नाम है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। जब ऑस्ट्रिया में राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ, ऑस्ट्रिया में राज्य प्राप्ति के लिए जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो ब्रिटेन व फ्रांस, कौन? ब्रिटेन व फ्रांस विश्व के अनेक भागों में एक दूसरे के शत्रु बने, एक दूसरे के शत्रु बने, ठीक है। देखो, जब कोई विश्व युद्ध होता है, किसी भी देश का दूसरे देश से युद्ध होता है, तो एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं, या कोई राष्ट्र जो होता है, देश जो होता है, किसी का शत्रु भी होता है, लेकिन किसी का मित्र भी होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि जब, अब मैं आपको बात बताऊं, जब आंग्ल फ्रेंच युद्ध हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि डुप्ले को फ्रेंचों की शक्ति का संस्थापक कहा जाता है, सही है। डुप्ले को फ्रेंचों की शक्ति का संस्थापक भी कहा जाता है। तो फ्रेंच का जो सेना नायक आप कह सकते हैं इसको, फ्रेंच की शक्तियों का जो सेना नायक था वो कौन था? उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंचों ने अंग्रेजों से युद्ध किया, और इस युद्ध में जो विजयी हुए वो कौन हुए थे? वो हुए थे हमारे फ्रेंच, यानी कि डुप्ले।
अब इस युद्ध में विजय हुए, जब विजय हुए तो अब बात यहाँ आती है कि इन्होंने किस स्थान पर कब्जा किया होगा भारत में। तो भारत में जब कब्जा किया था तो भारत में जगह पड़ती है, आपने देखी होगी मद्रास। कौन सी जगह पड़ती है? मद्रास। मद्रास को अंग्रेजों से फ्रेंचों ने इस युद्ध के कारण जीत लिया था। लेकिन अब आप सोचते होंगे कि युद्ध जो होता है, युद्ध तो होता ही है, लेकिन युद्ध समाप्त कब होता है? युद्ध समाप्त जब होता है जब या तो कोई उसमें संधि की जाए या किसी एक देश की तरफ से शांति का प्रस्ताव भेजा जाए। तो मैं आपको बता दूं, एक्स ला चपेल, एक्स ला चपेल एक संधि हुई थी, सही है। एक्स ला चपेल एक संधि हुई थी जिसमें दोनों राष्ट्रों को मित्रता के रूप में देखा गया। इस संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ और जो मद्रास अंग्रेजों से फ्रेंचों ने छीना था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, सही है। तो ये थी हमारी पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में। हम बात करते हैं दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। अब आपको जैसे पिछले युद्ध की कोई सन थी, ऐसे इसकी सन है 1749 से 1754। कब से कब तक चला था ये? 1749 से 1754 तक चला था। लेकिन अब इसमें जो कार्य था, इसकी जो युद्ध होने की वजह थी, इस युद्ध की जो दूसरा वाला, पहले की आपको पता है कि ऑस्ट्रिया की राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें जो वजह थी वो थी कि हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के प्रश्न पर, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का मतलब ये होता है यदि कोई राजा किसी पद से रिक्त हो जाता है या राजा का पद रिक्त हो जाता है तो उसके ऊपर उस पर जो राज करेगा, जो उस शासन को प्राप्त करेगा, जो उस राजगद्दी को प्राप्त करेगा, उसे कहते हैं हम उत्तराधिकारी का युद्ध या उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये प्रश्न था कि इस पर, इन दो क्षेत्रों पर शासक या राजा कौन बनेगा, या कौन इन पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। तो इसमें देखो मैंने आपको कभी बताया कि जब युद्ध होता है तो कई देश, कई क्षेत्र, कई सेनाएं जो भाग लेती हैं। तो इनका जो इस युद्ध की वजह थी, इसमें कई ऐसे सेनानायक थे या कई ऐसे सैनिक थे या कई ऐसी टुकड़ियां थी कि जिनको कुछ ने हैदराबाद ने सपोर्ट किया, ठीक है, कुछ ने हैदराबाद ने सपोर्ट किया और कुछ को कर्नाटक ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो जब विभिन्न प्रत्याशियों को समर्थन देने के कारण इस युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, और युद्ध में अब जैसा कि मैंने आपको पिछले युद्ध में बताया था कि युद्ध में किसी न किसी की विजय होती है और किसी न किसी की हार होती है। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रेंचों ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें ज्यादातर सब में वो विजयी होते आए हैं, क्योंकि फ्रेंच की जो शक्ति है वो इतनी थी, या उनकी सेना आप मान सकते हैं, या उनका सेनानायक इतना कुशल मान सकते हैं कि वो आज तक किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। किसी युद्ध की बात अलग होती है। तो इसमें भी फ्रेंचों ने जिस प्रश्न पर, यानी कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर जो युद्ध हुआ था, उस उत्तराधिकारी के युद्ध को भी अपने पास रख लिया है, जीत लिया। यानी कि जो एक राजा की गद्दी होती है, जो रिक्त होती है, उस पर बैठने का जो स्थान होता है, उस स्थान को फ्रेंचों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब ये जो दो युद्ध हो गए, इस युद्ध से बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध की सन क्या थी और इस युद्ध में किसके क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था, सही है, और ये युद्ध हुआ किस वजह से था, ठीक है, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम तीसरे आंग्ल भारतीय युद्ध पर, तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध पर। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध। अब जैसा कि वो है हमारा 1749 से 1754 तक हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1756 से 1763 ईस्वी तक, ठीक है। और इन तीनों में सिर्फ यही युद्ध मोस्ट है जो आपको मैं इस विषय में बताता हूं कि इसके प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप इस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट दिखेगा,
मानी मीन्स कि जब इस युद्ध को आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ ऐसा याद ऐसा महसूस होगा कि यार हमने तो कहीं पे ये पढ़ा है, ये हमने कहीं पे किसी के मुंह से सुना है कि इस युद्ध में ऐसा ऐसा हुआ था। तो हम बात करते हैं इस युद्ध की जो वजह थी। देखो सर्वप्रथम जो बात होती है हमारी वो ये होती है कि किसी युद्ध की जो बात का कारण क्या होता है। देखो कोई भी बात हो, युद्ध की हो, मित्रता की हो, शत्रुता की हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो ऐसे ही तीनों युद्धों का कारण थे, हर युद्ध का कारण होता है, हर बात का कारण होता है। तो इसमें भी इस युद्ध का कारण था कि यूरोप में, कहां पर, यूरोप में जब अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जब अंग्रेजों और फ्रेंचों के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जो युद्ध चला वो चला था हमारा 7 वर्षों तक। ठीक है, ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में युद्ध के चलने का समय भी दिया गया, बताया गया है। तो युद्ध चला था हमारा 7 वर्षों तक। इसमें लड़े कौन कौन थे? तो लड़े थे हमारे अंग्रेज और फ्रेंच। ठीक है, इस युद्ध में जो हमारा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक चला और ये 7 साल तक चला था। और इसमें इस युद्ध का जो अंत हुआ था, इस युद्ध का, तो हम बात कर रहे थे कि इस युद्ध का अंत किस कारण होता है। देखो हर जो युद्ध होता है उसका अंत भी होता है। तो इसका युद्ध अंत हुआ था, पेरिस की संधि हुई थी, आप जानते होंगे पेरिस की संधि। और यह हुई कब थी? हमारी 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि 1763 के अनुसार इस युद्ध का अंत हुआ। और मैं आपको बता दूं कि फ्रेंचों की तरफ से जो फ्रेंच सेना थी उसकी तरफ से सेना का नेतृत्व किया था, वो किया था काउंट लाली ने। किसने किया था? काउंट लाली ने। और अंग्रेजों की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था हमारे आयरकूट ने, आयरकूट ने। देखो सेना जब युद्ध करती है तो उसका एक सेनानायक होता है कि किसके नेतृत्व में युद्ध करेगी या किसके युद्ध जो सेनानायक सबसे अच्छा होता है उसका सेना पर क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से वह विजयी होगा, किस तरीके से उसके काम होंगे। तो मैं आपको बात बता दूं कि 1763 से पहले आपने एक युद्ध पढ़ा होगा, वांडीवास का युद्ध। कौन सा? वांडीवास का युद्ध। और इसकी संधि 1760 ईस्वी। देखो इस युद्ध से आपको पूछा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आपने कोई एग्जाम उठाकर देखा होगा पीछे का, कोई पिछले साल जो आप यूपी पुलिस कर लें, लेखपाल कर लें, वीडियो कर लें, एसएससी कर लें, रेलवे कर लें, तो सिर्फ इतना पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। सही है। देखिए अब मैं बता दूं आपको कि इस युद्ध का विशेष महत्व हमारे देश पर क्या पड़ा। जो फ्रेंच थे वो भारत में अपनी सत्ता जमाने में असफल इसलिए रहे क्योंकि जो फ्रेंचों की कंपनियां थी, जो फ्रेंचों की कंपनियां थी, उनका फ्रांसीसी कंपनियों पर निर्भर रहना। यानी कि कोई फ्रांस की कंपनी, आप ऐसा मानो कि ये जो है कोई फ्रांस की कंपनी है और ये फ्रेंचों की कंपनी है जो हमारे भारत में स्थापित है, जो यहाँ पर कार्य कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये फ्रांस की कंपनियों पर निर्भर रहती थी। सही है, निर्भर रहती थी। निर्भर रहने का मतलब ये होता है कि यदि यहाँ पर कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गलत काम करता है या कोई निर्णय लेता है तो वह तत्काल निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसे पहले इस कंपनी के पदाधिकारियों से पूछने की आवश्यकता पड़ती है। सही है। तो जब तक यहाँ से कोई बात या कोई ऐसा नियम या लागू होने के लिए आता था तो इतना यहाँ पर लेट हो जाता था। और आप जानते हैं कि समय की बहुत कीमत होती है, तो इसलिए इस कंपनी को नहीं चलाया गया। और जो सबसे मोस्ट बात थी इस कंपनी की डूबने की, असफल होने की, वो थी कि डुप्ले जैसे व्यक्ति को, डुप्ले जैसे योग्य व्यक्ति को समय से पूर्व ही अपने पद से हटा देना। जो डुप्ले थे ये थे, एक सेनानायक कह सकते हैं इन्हें, सेनानायक कह सकते हैं। और दूसरी बात इन्हें हम कह सकते हैं कि कंपनी के संचालक भी कह सकते हैं। सही है। तो ये सेना के लिए भी योग्य थे और संचालक के लिए भी योग्य थे, किसी अधिकारी के पद के लिए भी योग्य थे, लेकिन इनकी योग्यता से इस देश पर, इसकी सेना पर बहुत असर पड़ता था और इसीलिए इनको इस पद से रिक्त कर दिया गया। तो आज हमने जो बात की है वो हमने डेनों की और फ्रेंचों की बात की है। और कल हम बात करेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, गांधी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, इस वीडियो में आपको बताया है, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी होने वाला है।
क्योंकि आप जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न उठाकर देखेंगे तो आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और बाकी आप हम अगली बार वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।